नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर ऑनिक्स क्लासेज पर। तो फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th में हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पे आप सभी के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके साइंस की क्लासेस देखने को मिलने वाली है। यानी कि धीरे धीरे हम आगे और भी बढ़ते रहेंगे। क्लास 5, क्लास 8 यानी कि जितनी बोर्ड क्लासेज हैं उनमें साइंस की सब्जेक्ट पूरा साइंस का सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और सपोर्ट करेंगे तो हम आगे भी और भी क्लासेज लेकर आते रहेंगे। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। आज की जो क्लास रहने वाली है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है। चैप्टर नंबर 5 का हमारा नेम है यहाँ पे जैव प्रक्रम। इसके बारे में कंप्लीटली वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, और हमने 3 चैप्टर्स की वीडियो कंप्लीटली अच्छे टॉपिक के साथ में, और हर एक टॉपिक को बिल्कुल विस्तार के साथ कवर किया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उन क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उन प्लेलिस्ट पर जाइए, और वहाँ पे हर चैप्टर को हमने विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है हमारा जैव प्रक्रम। तो कंप्लीटली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो जैव प्रक्रम है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में आपको सजीव के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के बारे में, ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है। यहाँ पे टॉपिक्स देख लेते हैं जीवों के अनुरक्षण के लिए। उसके अलावा पोषण के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है। इसके अलावा हमारी श्वसन प्रक्रिया, पाचन तंत्र, इन सभी के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैव प्रक्रम में हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे सजीव। सजीव क्या होते हैं, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे सजीव। तो सजीव क्या होते हैं, जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। यानी कि फ्रेंड, जो भी वस्तु या जो भी जीव श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, श्वसन की यानी कि ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया करते हैं, उन्हें यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं। और जंतु हो गए, ठीक है, मानव जगत हो गया, मानव मनुष्य हो गया, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, जीवित वस्तुएं जो होती है वो क्या कहलाती है, सजीव कहलाती है। सजीवों के लक्षण क्या क्या लक्षण है, तो गति करना, प्रचलन करना, पोषण करना, वृद्धि करना, श्वसन करना, उत्सर्जन की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया, मृत्यु आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया हो गई, नरजन तंत्र, मादाजन तंत्र, इसके बारे में भी अलग से डिटेल से चर्चा करेंगे। श्वसन हो गया, वृद्धि हो गया, पोषण हो गया, गति हो गया, ठीक है, ये सभी यहाँ पे सजीवों के लक्षण देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं निर्जीव की। तो निर्जीव क्या है, तो जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन की क्या करते हैं, प्रक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, सजीव तो ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं, बल्कि निर्जीव जो वस्तु होती है वो ऑक्सीजन की प्रक्रिया नहीं करते हैं, अर्थात उनमें गति नहीं पाई जाती, पोषण नहीं पाया जाता, वृद्धि नहीं पाई जाती, श्वसन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक है, प्रजनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। ये जितने भी लक्षण है वो नहीं पाए जाते हैं, वो सभी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम के बारे में यहाँ से ध्यान से समझेंगे। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम क्या है, जैसे हमारा मान के चलो उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ हमारा मानव, ठीक है, क्या हो गया, मनुष्य। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी, जैसे हो गया फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जल हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, इन सभी सामग्रियों की क्या हो रही है, हमें आवश्यकता हो रही है। अगर इनकी हमें आवश्यकता नहीं होगी तो हम क्या कर सकेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि हमें अगर मान के चलो हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुई तो हम यहाँ पे जैव की प्रक्रम की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित रहने के लिए जो भी सामग्री जीवित रहने के लिए जो भी सामग्री हमें चाहिए होती है, उन सभी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उनका जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जीवधारियों को, ठीक है, जीवित रहने के लिए जो भी समस्त क्रियाओं को सामूहिक, जो भी जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। वे सभी जैव प्रक्रम
वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रचलन हो गया, नियंत्रण हो गया, इन समन्वय हो गया। इन सभी की क्या हो रही है, हमें आवश्यकता हो रही है। तो इनका जो सम्मिलित रूप होता है, सामूहिक रूप जो होता है, वो यहाँ पे क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, वृद्धि के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पोषण क्या है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जीवन है उनके अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक प्रक्रम कौन सा है। तो आपको एक क्रम वाइज ध्यान रखना है। सबसे पहले पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि और फिर उत्सर्जन, ये सभी आवश्यक क्या है, जीवन के लिए अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पोषण के बारे में। पोषण किसे कहते हैं, तो जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन सभी पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है, पोषण की प्रक्रिया पोषण कहा जाता है। जैसे कि हमारा मानव शरीर है, ठीक है, तो मनुष्य को वृद्धि एवं विकास के लिए जो भी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इनकी आवश्यकता होती है, तो इनको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। और भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है। तो आपको अगर पोषण की परिभाषा पूछ ली जाए फ्रेंड्स एग्जाम में, पोषण किसे कहते हैं, तो आपको सिंबल से परिभाषा याद रखनी है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। या तो आप ये डेफिनेशन ले सकते हैं, या फिर पोषण की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन से खनिजों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है। भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, भोजन के मुख्य रूप से 3 स्रोत माने जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है। अगर आपको भोजन के स्रोत पूछ ली जाए तो आपको बताना है भोजन के जो स्रोत माने जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पूछा माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या गई, हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स अनाज आ गई। ठीक है। जितने भी अनाज हैं जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, यहाँ पे मछलियों से होता है, अंडों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है। ये सभी प्रोटीन हो गया। वसा, वसा क्या होते हैं, चिकने पदार्थ होते हैं। अर्थात विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तथा चिकने पदार्थों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, स्कर्वी पाया जाता है। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे प्रमुख विटामिन के बारे में। एवं खनिजों की जो आवश्यकता होती है उन्हें भोजन कहते हैं, और भोजन को अंतर्ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर को वृद्धि एवं विकास, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं गत्यात्मक विकास, यानी कि लंबाई बढ़ना, हमारे दिमाग का वजन, दिमाग का, हमें दिमाग की वृद्धि होना, दिमाग का विकास होना, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, ये सभी पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हमारे शरीर का क्या हो, वृद्धि एवं विकास हो। इसलिए हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। और भोजन में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सी, खनिज लवण, ये सभी पोषण में उपस्थित तत्व हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जो सजीव होते हैं, सजीव में क्या आते हैं, जीवित वस्तुएं, जीवधारी वस्तुएं। ठीक है। तो ये कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। यानी कि जितने भी जीवधारी मनुष्य हैं वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे भोजन को प्राप्त करते हैं। अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे जीवधारी है उनको भोजन प्राप्त करने के लिए कितने विधियों के द्वारा बांटा गया है, 2 विधियों के द्वारा। ठीक है। कौन कौन सी है, एक तो स्वयंपोषी है और एक विषमपोषी है। ठीक है। अब बात करते हैं स्वयंपोषी। तो यहाँ से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन से भी बनता है, स्वयंपोषी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है स्वयंपोषी क्या है। ठीक है। तो स्वयंपोषी को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। वे जीव जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे हर पौधे और कुछ जीवाणु। ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स क्या होगा स्वयंपोषी में, स्वयंपोषी में वो होते हैं जो जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक स्रोतों से, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 गैस तथा जल, CO2 प्लस H2, इसके द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, और कुछ जीवाणु हो गए, ये किससे, CO2 के द्वारा यहाँ पे अपना भोजन बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ये कार्बनिक पदार्थ है। इनसे फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाऊं, तो एक डायग्राम मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, सूर्य है। ठीक है। क्या है, ये हमारा सूर्य है। इससे यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ रही है,
किरणें आ रही है, ठीक है। और जो किरणें गिर रही है यहाँ पे, सीधी किरणें जो आ रही है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे हमारा एक पेड़ है, ठीक है। यहां से फ्रेंड्स क्या हुआ, जैसे सूर्य की किरणें इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरी, तो इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र रंध्र एवं छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरता है, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, इन पर जैसे सूर्य का प्रकाश आया, तो ये जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में यहाँ पे फ्रेंड्स O2 छोड़ते हैं, ठीक है। ये जैसे जल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अपनी क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये तो क्या हो गई, स्वयंपोषी हो गई। तो आपको इतना ध्यान रखना है, अकार्बनिक स्रोतों से जो यहाँ पे कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वो यहाँ पे स्वयंपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तथा जल ग्रहण करने की करके कार्बनिक जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उसे यहाँ पे स्वयंपोषी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे विषमपोषी के बारे में। वे जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों की यानी कि एंजाइमों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे जंतु हो गया, कवक हो गया, ठीक है। विषमपोषी में क्या हो गया, जटिल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं और इनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, इनके एंजाइमों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक नाम आया है कवक, क्या है, कवक, जिसका दूसरा नाम माना जाता है शैवाल, ठीक है। आपने देखा होगा, आपके जो यहाँ पे पानी का जो टैंक होता है, उन पानी के टैंकों के अंदर आपने देखा होगा, वहां पे कुछ समय के बाद जैसे पानी जमा है, पानी जमा होने के बाद में आप ध्यान से देखेंगे, 1-2 महीने बाद में, जैसे कोई अगर नया टैंक है तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उस पानी के टैंक के अंदर आप देखना, आपको जो उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों पर आपको एक मोटी मोटी परत देखने को मिलती है, जो कि चिकनी होती है और काफी मोटी होती है, ठीक है। जिन्हें यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कवक, या फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वयंपोषी पोषण के बारे में। यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। ये सभी हर पौधे, कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। स्वयंपोषी पोषण क्या है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे यहाँ पे स्वयंपोषी पोषण कहा जाता है। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसमें क्या होती है, पूरी होती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसे आप अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, सूर्य। सूर्य से यहाँ पे क्या है, पेड़ है। जैसे सूर्य का यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियों पर गिरती है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर द्वारा अवशोषित किया जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश पत्तियों पर आता है और ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो पौधे जो है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं, यानी कि जो पौधे हैं वो हवा से क्या ले रहे हैं, CO2 गैस ले रहे हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, पौधे हवा से कौन सी गैस लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनती है तथा हवा में छोड़ी जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसके दौरान ऑक्सीजन बनती है और हवा में छोड़ी जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे क्या है, भोजन। हाइड्रोजन को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो पौधों के लिए ऊर्जा का क्या माना जाता है, स्रोत माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया प्लस हाइड्रोजन आ गया, ये मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरे किस रंग की वजह से होती है, क्योंकि इन पत्तियों पर कौन सा यहाँ पे रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, ठीक है। पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करता है, ठीक है। सरल शब्दों में अगर कहें तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल कार्बन सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल को मिलाते हैं और भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पत्तियों में उपस्थित जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों में फ्रेंड्स क्लोरोफिल कार्बन पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो कार्बन है, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे सूर्य का प्रकाश आया तो उसकी ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाते हैं और भोजन बनाते हैं और तथा ऑक्सीजन और क्या करते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में जल अवशोषित करते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई, जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको डायग्राम के बारे द्वारा बता दिया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे
पर्णरेत की सहायता से, यानी कि जो उनकी पत्तियां होती है उन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट है, उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा में जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके, यानी कि मिट्टी से तो क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, मिट्टी में जो जड़ें होती है उनके माध्यम से जल को अपने सींचते हैं तथा वायु से क्या करते हैं, CO2 गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी ग्रहण करते हैं और फिर यहाँ पे शर्करा जिसे कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के आपको अगर समीकरण पूछ लिया जाए तो क्या है, CO2 प्लस H2, यानी कि 6CO2 प्लस 12H2। ठीक है, इसकी जब अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तो C6H12O6 जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। O2 यहाँ पे ऑक्सीजन है और H2 यहाँ पे क्या है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो CO2 प्लस H2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का जब निर्माण करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये समीकरण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है, 3 चरणों में। ठीक है, 3 स्टेप में ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। जिसमें फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहली स्टेप क्या है, क्लोरोफिल कार्बन, जो पत्तियों में, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, हरे रंग की जो पत्तियां पाई जाती है वो क्लोरोफिल कार्बन की वजह से पाई जाती है, जिसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। दूसरा स्टेप क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करना, अपघटन करना। जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और फिर जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करना, अपघटन होना। यानी कि जल के जो अणु है उनका हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में, इसमें क्या करना फ्रेंड्स, अपघटन हो जाना। ठीक है, तीसरा स्टेप यहाँ पे क्या माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, यानी कार्बन CO2 गैस का किसमें, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या है, यानी ग्लूकोज के रूप में क्या होना, अपचयन होना। C6H12O6 में क्या होना, अपचयन होना। ठीक है, अब बात करते हैं रंध्र। तो रंध्र के बारे में मैंने अभी बताया, पौधों के हर भागों में बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको क्या याद रखनी है, पेड़ पौधों की पत्तियों पर, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों पर छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं पाई जाती है। उन पतली पतली रेखाओं के अंदर असंख्य रूप से, असीमित रूप में यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ पे फ्रेंड्स रंध्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पेड़ पौधों की पत्ती हो गई, इन पेड़ पौधों की जो पत्तियां है उन पर ऐसी लाइनें देखने को मिलती है, इन लाइनों के अंदर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, इन छिद्रों को फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उनमें जो भी CO2 गैस हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो भी क्रियाएं अभिक्रियाएं होती है वो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होती है। कभी आपने देखा होगा पानी के अंदर आपने एक रुमाल को डाला, ठीक है, उसका एक रुमाल लिया, एक वाटर पानी का गिलास लिया, ठीक है, एक मान के चलो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। एक पानी का यहाँ पे टब ले लीजिए या फिर बाल्टी ले लीजिए, उसमें आप एक रुमाल लीजिए, रुमाल का जो एक भाग है, ठीक है, पूरे भाग का नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ आधे भाग का बोल रहा हूँ, यानी कि एक छोटा सा भाग, उस छोटे से एक भाग को आप इस पानी के अंदर रख दीजिए और कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो हमारा रुमाल है, जो भी रुमाल है वो आपने पूरा नहीं रखा पानी के अंदर, लेकिन फिर भी जो पानी है वो पूरे रुमाल के अंदर फैल जाता है, पूरा रुमाल गीला हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उन रुमाल के अंदर यहाँ पे जो धागे बने हुए होते हैं उन धागों में भी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और जो पानी की यहाँ पे पानी है वो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो छिद्र बने होते हैं वो गैसों का प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो गैसें होती हैं, CO2 गैस हो गई, H2 हो गया, इन सभी का जो आदान प्रदान होता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, जल की अतिरिक्त मात्रा को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने का जो कार्य किया जाता है उसे यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के जो आदान प्रदान है वो रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं विनिमय क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब बात करते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। स्वयंपोषी पोषण के बारे में बात कर लिया, अब विषम पोषी पोषण के बारे में बात करते हैं।
पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों में पोषण प्राप्त करते हैं विषम पोषी कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषम पोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है पोषण की एक ऐसी विधि जिसमें जो जीव है वो विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहा जाता है। जैसे शाकाहारी गाय हिरण आदि सीधे घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। गाय क्या है, गाय हिरण हो गया और भी जानवर हो गए जो सीधे घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी क्या है, शेर भाग आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। इन जो शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं उन्हें यहाँ पे मांसाहारी कहते हैं। जो मांस को खाते हैं जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, इन सभी जीव को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, यानी जीवित प्राणियों को खाना या उन्हें खाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे मांसाहारी कहलाती है। मृतपोषी क्या है, फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करना, इन्हें मृतपोषी कहते हैं। यानी कि क्या है, सड़े गले पदार्थ हो गए, ठीक है, मशरूम हो गया, फफूंद हो गया। आपने देखा होगा, आपको एग्जाम्पल और समझाता हूँ। आप स्कूलों में जाते हो, ठीक है, आप वैसे तो स्कूलों में ही पढ़ते हो, ठीक है, तो आप जब टिफिन लेकर आते हो, टिफिन में आपका खाना होता है, ठीक है, आपने उस खाने को खाया और आपने मान के चलो टिफिन को नहीं धोया, ठीक है, उसकी साफ सफाई नहीं की, उसको पानी से नहीं धोया, आपने उसको छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद आपने 2 से लेकर 3 दिनों तक आपने उसे बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं की, उसे ऐसे कैसे पैक के पैक रख दिया। तो आप देखना 4 से 5 दिन बाद जब आप उस टिफिन को खोलोगे, उसका ढक्कन खोलोगे, तो उस ढक्कन को जैसे खोलोगे तो उसके अंदर से एक स्मेल आएगी और उस स्मेल में आपने देखा होगा टिफिन के अंदर एक सफेद सफेद सी परत जम जाती है, ठीक है, सफेद सफेद एक परत जम जाती है टिफिन के अंदर, वो क्या होती है, फफूंद होती है, ठीक है। तो इन पदार्थों से जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें यहाँ पे मृतपोषी कहते हैं, ठीक है, यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृतपोषी कहलाती है। सर्वहारी बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु यानी उत्पादों को कहते हैं सर्वहारी कहलाते हैं, ठीक है। परजीवी क्या होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे जूं, लीच, फीताकृमि, अमरबेल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक शब्द आया है जूं। आपने देखा होगा कि आपका जो सिर है, ठीक है, आपका जो हेड है, सिर है, उसमें आपने देखा होगा बालों में आपके जूं पड़ जाती है। जो जूं है वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा, जूं है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रही है, वो अपना जो भोजन है वो अपने अपने खुद के शरीर, आप हमारे जो शरीर है उससे प्राप्त कर रही है, हमारे बालों में रहती है और हमारे बालों से खून को सोखती है, ठीक है, खून को सोखती है, खून को खींचती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा वो भोजन ग्रहण कर रही है और हमें ये भनक तक नहीं चल रही, पता भी नहीं चल रहा कि ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो भोजन को, जो भी पोषक है उनका जो भी आहार है, उनको बिना मारे, उन्हें बिना पता लगे हुए भी वो क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये तो क्या कहते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे जूं हो गया, लीच हो गया, फीताकृमि हो गया, अमरबेल हो गया, तो ये सभी यहाँ पे क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो अमीबा भी पोषण, अमीबा की आकृति कैसी होती है, इस तरीके से यहाँ पे अमीबा की आकृति होती है। तो अमीबा के बारे में देख लेते हैं। अमीबा एक कोष के प्राणी है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक कोष के प्राणी कौन सा है, ठीक है, एक कोष के प्राणी को बताइए कि निम्न में से एक कोष के प्राणी कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, अमीबा जो है वो क्या है, एक कोष के प्राणी है, जो अपनी कोष के सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवृत्ति द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। ये प्रवृत्त भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है, और संगालित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इससे भोजन कणों का पाचन होता है और अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो तो बाहर निकाल दिया जाता है और उनका जो कण है उनका पाचन होता है, यानी कि जो उनके भोजन के जो कण है, छोटे छोटे कण है, उनका तो पाचन होता है, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, जिनका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, उनको यहाँ पे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है कि एक कोष के सतह पर बनाए गए, यानी कि ये तो क्या है, हमारी अमीबा है, ठीक है, इसके सतह पर अंगुली के समान अस्थायी प्रवृत्ति द्वारा भोजन जो कण है, यहाँ पे इनकी सतह पर भारी जो कण है वो उन सतह भोजन कणों को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उन चारों ओर से घेर लेता है, घेरने के बाद में ये सभी खाद्य एक जगह रिक्तिका बनाते हैं और इन कणों का पाचन करते हैं, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं
जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ उनको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे अमीबा में पोषण हो गया। अब बात करते हैं पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी एक कोश के प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशेष स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमा भोजन कणों को मुख्य खांच तक लाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम भी एक कोश के प्राणी माना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र, जिसमें आपको सभी अंगों के बारे में यहाँ पे डिटेल से समझाया जाएगा। तो समझाने से पहले आपसे एक विनती है, क्लास अगर आपको पसंद आई है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो क्लास आपको हर एक टॉपिक अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे वन शॉट क्लासेस लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपका कंप्लीटली यहाँ पे रिवीजन हो पाए। ठीक है, भोजन को अंतर करने से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित होते हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि भोजन के ग्रहण से लेकर मल त्याग का एक तंत्र है जिसमें ग्रंथियां होती है, अंग होते हैं, जैसे फेफड़े हो गया, यकृत हो गया, लीवर हो गया, और ग्रंथियां जैसे कि यहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि होगी, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई, ये सभी ग्रंथियां यहाँ पे सम्मिलित मानी जाती है। और इन सभी सम्मिलित ग्रंथियों को या अंगों को, यानी कि ऐसा तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां शामिल होती हैं, उन्हें यहाँ पे पाचन तंत्र कहे जाते हैं। ठीक है, तो भोजन के ग्रहण से लेकर, जैसे आपने भोजन ग्रहण किया तो उस भोजन से ग्रहण से लेकर हमारा जो मल त्याग है, ठीक है, उस त्याग तक की एक विधि यहाँ पे क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है, पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमिक सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमारा पाचन तंत्र होता है, उसमें भोजन के जो भी जटिल पोषक पदार्थ हैं उनको बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कुछ और भी एंजाइम है, उनकी सहायता से छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ना, उन्हें सरल बनाना, घुलनशील कर देना, तो इनमें परिवर्तित किया जाता है पाचन तंत्र में। ठीक है, पाचन तंत्र दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो फ्रेंड्स यहाँ पे आहार नाल होता है और एक पाचक ग्रंथियां होती है। तो हमारा जो पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र, वो दो रचनाओं से मिलकर बना हुआ है। दो रचना में पहला है आहार नाल और दूसरा है यहाँ पे पाचक ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल क्या है, आहार नाल के बारे में डिस्कस करते हैं। मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडलित पेशी संरचनाएं जो मुंह से लेकर गुदा तक फैली होती है। आहार नाल क्या है? तो फ्रेंड्स जो आहार नाल है, जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है, जिसके माध्यम से भोजन ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से लेकर 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में जो आहार नालिका है, ठीक है, जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, वो कितने मीटर लंबी है? तो ये 8 से लेकर 10 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर? 8 से लेकर 10 मीटर तक क्या होती है, ये लंबी होती है। हार नाल के प्रमुख अंग निम्न है। ठीक है, हार नाल के कौन कौन से अंग है? मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। तो ये सभी हार नाल के क्या माने जाते हैं? भाग माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो भाग है वो कौन सा है? मुख है। मुख के बाद में आपने देखा होगा आपके गले में एक ग्रसनी एक हड्डी सी देखने को मिलती है, पतली सी, जिसे ग्रसनी बोला जाता है, ग्रासनली। इसके बाद में अमाशय, अमाशय में छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ये सभी फ्रेंड्स क्या है? हार नाल के भाग होते हैं, जो कि यहाँ से 8 से लेकर 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें मुख के द्वारा। तो मुख यहाँ पे दो गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें ऊपरी होठ व निचला होठ कहते हैं। ठीक है, मुख मुखगुआ में खुलता है। ठीक है, जो मुख है वो किस में खुलता है? मुखगुआ के अंदर खुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। ठीक है, तो मुख क्या है? दो गतिशील पेशीय के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसमें हमारे जो दो होठ होते हैं, एक तो ऊपरी होठ होता है और एक निचला होठ होता है। इन होठों के मध्य में आपका यहाँ पे मुख होता है, जिसे जो कि मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, जैसे ही भोजन को अपने हाथों द्वारा, जैसे निवाला रोटी का टुकड़ा आपने रखा, तो वो किस में रखा जाता है? मुख में रखा जाता है, जो आपके यहाँ पे दांत और दांतों के बीच में हो गया। ठीक है,
अब बात करते हैं मुख्य भाग में ग्रसनी। ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये भोजन को ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है, यानी ग्रासनली में भेजने का कार्य करती है। यानी कि मुख गुहा में कोई भी कार्य नहीं होता, बल्कि ये भोजन को किसमें भेजती है, हमारी ग्रसिका में भेजती है। ठीक, इसका पाचन नहीं होता है कि यहीं पर मुख में ही पाचन हो जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे डिटेल पाचन हो जाएगा, बल्कि क्या होता है, हमारे दांतों के द्वारा जो भोजन भी है उसको यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है दांतों की सहायता से, और फिर उन भोजन को तोड़ने के बाद में यहाँ पे हमारी जो ग्रसनी है उसको ग्रासिका में भेजने, यानी कि ग्रासनली में भेजने का कार्य करता है। ग्रासनली में बात करते हैं, यह ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और अंत में अमाशय में खुलती है। ग्रासनली क्या है, ये जो ग्रसनी है उसको अमाशय से जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है, और फिर वो अंत में किसमें भेजती है, अमाशय में जाकर खुलती है। अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है, तो भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है, हमारा अमाशय करता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम भी बता दूंगा। ठीक है, तो अमाशय भोजन को पचाने का क्या करता है, यहाँ पे कार्य करता है। अब अमाशय के बाद में आता है छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में यहाँ पे सबसे लास्ट है बड़ी आंत, तो जिसमें हमारा कंप्लीट यहाँ पे हमारा जो भोजन है उसका पाचन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अमाशय में क्या होता है, भोजन को पाचन करने का, पचाने का कार्य करते हैं। छोटी आंत में, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। यानी कि छोटी आंत है उसमें सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। यानी कि आपने जैसे मान के चलो शाम को खाना खाया, तो शाम को खाना खाने के बाद पूरी रात भर, ठीक है, जो हम पूरी रात का टाइम मिलता है, उस रात के टाइम में जो हमारा भोजन है उसको कंप्लीट पचाने का कार्य, उसको अवशोषण करने का कार्य किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में पूरा भोजन का पाचन होने के बाद वो फिर बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में इसका मुख्य कार्य जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। बड़ी आंत में क्या होता है, हमारा जो भोजन है उनमें अपचित पदार्थों को, जो भी अपचित पदार्थ है उनको मल द्वार से उत्सर्जित करना, तो ये तो किसमें होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, हमारा जो अमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जब हमने सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण में डिस्कस किया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, उसमें आपको समझाया था। ठीक है, तो अम्ल क्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका मानी जाती है। हमारे अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा अमाशय है उसमें जठर ग्रंथियों द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है, HCl। HCl को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। यह अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है तथा हाइड्रोक्लोरिक भोजन के साथ साथ आए जीवाणु को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनता है। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनो। अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, तो आपको बताना है अमाशय में उपस्थित जठर रस ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, यानी कि HCl क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, अब जो HCl है वो अम्लीय माध्यम, अमाशय में क्या बनाता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। ठीक है, जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। यानी कि जो भी हमारा भोजन है उसके साथ में कुछ अपवाद, कुछ जीवाणु चले जाते हैं। ठीक है, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, जो कि यहाँ पे जो जीवाणु है उनको नष्ट करके जो भी हमारा भोजन ग्रहण किया उसको सड़ने गलने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको फैक्ट जरूर याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं पाचक एंजाइमों के कार्य। ठीक है, पाचक एंजाइमों के कौन कौन से कार्य होते हैं। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। मुख्य गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लीजिएगा। लाइन क्या है, ध्यान से सुनो। मुख्य गुहा में एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। तो एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके जो भी हमारा भोजन है उसको पाचन करके इसे किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। ठीक है, और उधर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा का वशीय अम्ल व गिल्स रोल में बदलता है। तो जो हमारा पेट है उसमें लाइपेज, उधर क्या होता है, हमारा पेट है, इसमें लाइपेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो वसा को वसीय अम्ल व गिल्स रोल में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है,
अब बात करते हैं फ्रेंड्स यकृत के कार्य। ठीक है, यकृत के क्या कार्य माने जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यकृत पित्त रस का क्या करता है, श्रावण करता है, जो अमाशय में आए भोजन को क्षारीय बनाता है। यानी कि जो हमारा अमाशय में जो भी भोजन आया है उसको किस में बदलता है, क्षारीय बनाता है। ठीक है, क्षारीय में बदलता है। तो यकृत क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है। क्यों करता है पित्त रस का श्रावण, क्योंकि हमारे जो कोई भोजन है उसको अम्ल से किस में बदलता है, क्षारीय पदार्थ में बदलता है। ठीक है, तो अमाशय में आए भोजन को क्षारीय बनाता है कौन, यकृत। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। संचय का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करता है। तो यकृत जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो भी हमारा भोजन है उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, यकृत वसा व विटामिन का संचय करता है। यकृत जो है वो वसा और विटामिन इनका क्या करता है, संचय करता है। यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है और भोजन को सड़ने से रोकता है। यकृत जो है वो वसा के इमल्सीकरण में क्या होता है, सहायक होता है, जो भोजन को क्या करता है, सड़ने से रोकता है। इमल्सीकरण क्या है, भोजन को सड़ने से रोकने की प्रक्रिया है इमल्सीकरण, और ये यकृत में पाई जाती है, जो कि वसा के इमल्सीकरण में सहायक होती है। तो यकृत में आपको ध्यान रखना है, पित्तरस का श्रावण होता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है, वसा विटामिन का संचय करता है, इमल्सीकरण की प्रक्रिया होती है यकृत के अंदर। अब बात करते हैं श्वसन। श्वसन क्या है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन क्या है, सभी सजीव कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी जो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया होती है, इस ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। तो आपको परिभाषा याद रखनी है, सभी सजीव कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए प्रत्येक जीव क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया करता है। उसे यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, श्वसन कहा जाता है। श्वसन के यहाँ पे प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है यहाँ पे वायवीय श्वसन। अब श्वसन के प्रकार समझ लेते हैं, जिसमें पहला है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि O2 की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे यहाँ पे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों में एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। जो प्राणी है और पादप पेड़ पौधे हैं, पादप क्या होते हैं, पेड़ पौधे, इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 यानी कि C6H12O6 CO2 में, ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 तथा जल तथा मोषित ऊर्जा ATP का निर्माण करते हैं। और जो जल है क्या, H2 है, ठीक है, और ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा जो है वो किसका निर्माण करते हैं, ATP का। ATP का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिट्राइट फास्फेट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन और देखने को मिलता है, ग्लूकोज का पूर्ण होकर क्या बनता है, CO2 बनता है, और जल का तथा ऊर्जा का क्या होता है, ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन क्या होता है, अत्यधिक होता है। यानी कि ATP का जो मोचन है, ऊर्जा का जो मोचन है वो क्या होता है, सर्वाधिक माना, वो अत्यधिक रूप में होता है। अवायवीय श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि O2 की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है, अनुपस्थिति में होने वाले जो श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थ को अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन जो सूक्ष्म जीवों जैसे यीस्ट में होता है, जू, ठीक है, क्या है, जू हो गया, यीस्ट हो गया, इसमें सभी में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी भोज्य पदार्थ है उनका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ATP, तो यहाँ पे ATP के बारे में यहाँ पे आया था ना कि ATP क्या है, हमारे जो वायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होते हैं, जल तथा मोचित ऊर्जा में ATP का निर्माण होता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम माना जाता है। एडिन, यहाँ पे अधिकांश कोश के प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। तो अकार्बनिक फॉस्फेट से यहाँ पे ATP के अणु बनते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन ATP का उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। ATP के एक ऊर्जा बंध के खंडित होने से 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य प्रति मोल के तुल्य यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक ATP में कितनी ऊर्जा विखंडित होती है, कितनी ऊर्जा खंडित होती है। तो आपको एक ATP में बताना है 30.5 किलो जूल प्रति मोल यहाँ पे खंडित ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया हमने पहले ही समझा था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, और फिर से देख लेते हैं पौधों में श्वसन की क्रिया। पौधों में ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार को श्वसन पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु
अपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर से निकलती है। और यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है, जिसमें गैसीय विनिमय 2 चरणों में पूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पौधों में ऑक्सी और अनॉक्सी 2 प्रकार का श्वसन पाया जाता है। जो ऑक्सी है वो तो श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सी होता है। इसमें जो रंध्र होते हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पर छोटी छोटी लाइनें होती है, उन लाइनों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु अपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है, ठीक है, और CO2 युक्त वायु बाहर निकालती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है और जिसे गैसीय विनिमय 2 चरणों में पूर्ण होता है, जिसमें श्वसनी कोशिकाओं तथा अंतःकोशिका वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है। वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिका वायु में विनिमय होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों विकास हुआ। स्थलीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि स्थल पर रहने वाले प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव यानी जल में रहने वाले जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के लिए भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। तो जंतुओं में भी अलग अलग प्रक्रिया पाई जाती है, जिनमें ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, जिसमें स्थलीय जो प्राणी है, मरुस्थल पर रहने वाले जो प्राणी है, वो वायु से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं, जल में जो भी जीव जैसे मछली हो गया, ठीक है, कोई और प्राणी हो गए जो जल में निवास करते हैं, ठीक है, वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो भी जल में विलय ऑक्सीजन है उनका उपयोग करते हैं। और भिन्न भिन्न प्राणी में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके के यहाँ पे तरीके पाए जाते हैं, ठीक है। सरल एक कोश के प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, ठीक है। जैसे केंचुए हुए, वो अपनी त्वचा के द्वारा गैसों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जलीय जंतु जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोमों तक पहुंचती है तथा जल विलय ऑक्सीजन रुधिर में विसरित हो जाती है। कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाई जाती है। स्थलीय प्राणी जैसे पक्षी हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया आदि में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे हमारे मनुष्य है, तो मनुष्य में क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पे फेफड़े पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो मछली हो गई, उनमें मुंह द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक क्लोमों तक पहुंचती है, ठीक है। और क्लोमों तक जैसे पहुंचती है तो विलय ऑक्सीजन में रुधिर में विसरित हो जाती है। और जो कीट हैं उनमें गैसों को जो आदान प्रदान होता है वो श्वास रंध्र के द्वारा और श्वास नली इनके द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब मनुष्य को श्वसन तंत्र समझ लेते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य को श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक श्वसन मार्ग और एक फेफड़े, इन 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक तो श्वसन मार्ग और एक फिर फेफड़े, ठीक है। श्वसन मार्ग क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। जो श्वसन मार्ग से होकर जो वायु है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया कर रहे हैं ना हम, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, श्वसन मार्ग से वायु जैसे फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा फिर बाहर जाती है, तो सांस लेने तथा निकालने की क्रिया यहाँ पे श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो श्वासोच्छ्वास क्या कहलाती है, श्वास को लेना और उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग है। पहला है नासा मार्ग, यानी कि नाक के द्वारा। एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। नासा द्वार में ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासा पथ द्वारा 2 भागों में बांटा है, एक तो ग्रसनी और एक स्वर यंत्र, ठीक है। ग्रसनी क्या है, इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख ग्राहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ तथा वायुनाल में खुलता है। ग्रसनी में क्या होता है, नासा मार्ग तथा मुख ग्राहिका दोनों खुलते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो हमारी नाक और मुख दोनों खुलते हैं, और ग्रसनी का नास ग्रसनी कंठ तथा वायुनाल में खुलता है। स्वर यंत्र, यह श्वासनाल का सबसे ऊपरी भाग है। स्वर यंत्र में वाक्य रज्जु उपस्थित होते हैं। स्वर यंत्र में कौन सी रज्जु उपस्थित होते हैं, वाक्य रज्जु, जो बोलने का काम करते हैं, ठीक है। ट्रेकिया क्या है, वायुनाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपस्थित के बने सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वायुनाल ग्रीवा से होकर जो वृक्ष गुहा है उसमें प्रवेश करती है, और वायुनाल की जो भित्ति है उसमें सी आकार के छल्ले होते हैं जो इन्हें पिचकने से रोकते हैं। तो सी आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं उन्हें यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। श्वसनी,
वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल दो श्वसनियों को विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनीय अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक है, अब बात करते हैं फेफड़ों की। तो वक्ष गुहा में दो फेफड़े हृदय के प्रसव में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, कोमल व स्पंजी रचना है। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला से घिरा होता है। फेफड़ों में महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। इस जाल को श्वसनीय वृक्ष कहते हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास, मनुष्य में श्वास लेने की क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है। एक तो निःश्वसन और एक उच्च श्वसन। निःश्वसन क्या है? वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। यानी कि वायुमंडलीय जो वायु है, हमारा जो वातावरण है, उसमें उपस्थित वायु को खींचकर, ठीक है, फेफड़ों में जो भरने की जो प्रक्रिया आती है वो निःश्वसन कहलाती है। तो आपको निःश्वसन की अगर डेफिनेशन ली जाए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ निःश्वसन? निःश्वसन क्या है? तो पर्यावरणीय वायु को खींचकर फेफड़ों में जो भरने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। तो निःश्वसन में आपको बताना है वायुमंडलीय वायु यानी कि वातावरणीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की जो प्रक्रिया है वो निःश्वसन कहलाती है। उच्च श्वसन क्या है? फेफड़ों की वायु को बाहर निकाला जाना ही उच्च श्वसन कहलाता है। तो उच्च श्वसन क्या है? फेफड़ों की जो वायु है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उच्च श्वसन कहलाती है। इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। निच्च श्वसन में तो क्या होती है? निःश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। जबकि उच्च श्वसन में क्या होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस फेफड़ों से क्या करती है? बाहर निकलती है। इसे प्लूरल गुहाओं का आयतन कम हो जाता है। तो निःश्वसन में गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है और उस श्वसन में गुहाओं का आयतन कम हो जाता है। ठीक है। मानव वहन, मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के प्रमुख दो भाग होते हैं। ठीक है, तो मानव जो शरीर है उसमें रक्त के वहन के लिए, ठीक है, रक्त का वहन कैसे होगा? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य करना। ठीक है, तो मानव शरीर में जो रुधिर है, रक्त है, उसके वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य होता है। इसे यहाँ पे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, रुधिर के प्रमुख दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जिसे तरल भाग प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, तरल भाग प्लाज्मा तथा इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग बनाता है। जो प्लाज्मा है वो रक्त का 90%, 90% भाग बनाता है। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती है। इस कार्य में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे तरल भाग प्लाज्मा होता है वो रक्त का 90% भाग बनाता है। ठीक है, और जो लाल रुधिर कणिकाएं इनकी RBC है, उन कणिकाओं में ऑक्सीजन का क्या करती है? वहन करती है। जो इस कार्य में लाल RBC है उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति तथा लाल रुधिर कणिकाओं की अधिकता के कारण रुधिर क्या होता है? लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय के बारे में। मनुष्य का हृदय वृक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। तो जो हृदय है वो कहाँ स्थित होता है? मनुष्य के हृदय में वृक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जो हमारा हृदय होता है वो कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होता है। जो हमारी बंद मुट्ठी है, जैसे आपके ये हाथ है, हाथों को आप बंद करेंगे तो जो आपके आकृति स्ट्रक्चर बन रही है, इस तरीके की आकृति होती है हृदय की। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। 2 भाग आलिंद और 2 भाग नीले। इन्हें दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले तथा बाएं नीले में विभाजित कर सकते हैं। तो मनुष्य के जो हृदय है उसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें 2 भाग तो आलिंद होते हैं और 2 भाग क्या होते हैं? नीले होते हैं। जिसे दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले, इनमें क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ठीक है, आलिंद ऊपर की ओर तथा नीले नीचे की ओर होता है। यानी कि जो हमारा 2 भाग हैं हृदय के, आलिंद और नीले, तो आलिंद तो कहाँ होता है? ऊपर की ओर स्थित होता है और नीले जो होता है वो नीचे की ओर स्थित होता है। दाएं आलिंद दाएं नीले में, बाएं आलिंद बाएं नीले में खुलता है। यानी कि जो दाएं आलिंद है वो किस में खुलता है? दाएं नीले में खुलता है। तो आपको ध्यान रखना है दाएं का दाएं और बाएं का बाएं। तो दायां आलिंद है वो तो किस में खुलता है? दाएं नीले में खुलते हैं। और जो बाएं आलिंद है वो बाएं नीले में खुलता है। बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के बीच द्विलिटनी कपाट होता है तथा दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, त्रिवलनी कपाट किसके मध्य स्थित होता है? तो त्रिवलनी जो कपाट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच स्थित होता है। और द्विवलनी कपाट कहाँ होता है? बाएं नीले और बाएं आलिंद के मध्य स्थित होता है। दाएं आलिंद में महाशिरा आकर मिलती है और बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा आकर मिलती है।
तो महाशिराएँ किसमें में आकर मिलती है? दाएँ आलिंद में आकर मिलती है और बाएँ आलिंद में फुफ्फुस शिराएँ आकर मिलती है, ठीक है? अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र क्या है? ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सभी तत्वों को गैसें हो गई जैसे CO2 गैस हो गई, हार्मोन्स हो गए तथा अवशिष्ट पदार्थों को जो परिवहन करते हैं उसे यहाँ पे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि मानव शरीर का कंप्लीट तंत्र में क्या हो जाएगा? भोजन के ग्रहण से लेकर जो भी प्रक्रिया होती है, कंप्लीट प्रक्रिया जो होती है वो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र में देखने को मिलती है, जिसमें पोषक तत्वों से लेकर अवशिष्ट पदार्थों के परिवहन से लेकर उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं परिसंचरण तंत्र में, ठीक है। बात करते हैं रक्त की। रक्त एक ऐसा एक तरह संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों में हमारे शरीर में है, उसमें विभिन्न भागों तक पोषक तत्वों, गैसें हो गई, हार्मोन्स हो गए, इन अभी क्या करता है? परिवहन करता है, संचार आदान प्रदान करता है, ठीक है। उसे यहाँ पे रक्त कहते हैं, ठीक है। रक्त की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। और क्यों चलती रहती है? क्योंकि जैसे ही हमारा रक्त का सर्कुलेशन बना रहेगा तो हमारे जो शरीर में भोजन ग्रहण किया है वो आपस में हमारी जो, जैसे मान के चलो अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, हमको आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे जो हाथ चल रहे हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे रक्त का परिवहन हो रहा है। कैसे हो रहा है? रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा रक्त यहाँ पे सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो पोषक तत्व हो गए, गैस हो गई, हार्मोन्स हो गए, अवशिष्ट पदार्थों का जो परिवहन होता है, संचार होता है, उसे यहाँ पे रक्त कहते हैं। रक्त, इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि रक्त का निर्माण किस में होता है? तो रक्त का निर्माण जो होता है, ब्लड का जो निर्माण है वो किस में होगा? लाल अस्थि मज्जा में होता है। नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। जो नवजात शिशु है, ठीक है, उनमें रक्त का निर्माण किस में होता है? प्लीहा में होता है। जबकि यहाँ पे मानव मनुष्य है उसमें जो बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, ठीक है, उनमें रक्त का निर्माण किसमें होगा? लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक सामान्य व्यक्ति में कितना लीटर रक्त होता है? 5 लीटर रक्त होता है। कितना लीटर? 5 लीटर रक्त होता है। 5 लीटर रक्त होता है, 5 लीटर ब्लड पाया जाता है एक सामान्य व्यक्ति में। अब बात करते हैं आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट से कहा जाता है। तो रेड ब्लड लाल रक्त कणिकाएं, इसके बारे में देखते हैं। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। तो आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। आरबीसी है वो रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। जो लाल रक्त कणिकाएं है वो रुधिर कणिकाओं का कितने प्रतिशत भाग होती है? 99% भाग होती है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। यह केंद्रक वीन कणिकाएं हैं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। तो आरबीसी का जो लाइफ है, आरबीसी की जो लाइफ है, जीवन काल है लाल रक्त कणिका का, वो कितना होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। 120 दिन इनका जीवन पाया होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जो आरबीसी है वो किसका परिवहन करती है? यहाँ पे ऑक्सीजन का, O2 का क्या करती है? परिवहन करती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसे यहाँ पे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं और इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, जिसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, और यहाँ पे आरबीसी का इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह रंगीन होती है, यानी कि इसमें कोई भी रंग नहीं होता है डब्ल्यूबीसी का, ये व्हाइट होती है, ठीक है, सफेद होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यानी कि आपके शरीर में जो भी कीटाणु जा रहे हैं तो उनको लड़ने का काम कौन करती है? उनसे यहाँ पे फाइट करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर है उसको रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, यानी कि आपके शरीर में बीमारी हो रही है उनके रोगाणुओं से, कीटाणुओं से आपको सुरक्षा प्रदान करती है। ये कौन करता है फ्रेंड्स? डब्ल्यूबीसी करता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं करती है। और ये आपकी जो प्रतिरक्षा है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, आपको इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है।
अब बात करते हैं बिम्बाणु, जिसे यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स बोला जाता है। बिम्बाणु का दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। 10 दिन का जो जीवन काल होता है वो बिम्बाणु का होता है, प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। बाद में यह बनने लगता है, बाद में फिर से बनने लगता है। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, ठीक है। तो एक विटामिन के आता है, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का बनने में सहायक, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करती है, यहाँ पे बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट करती है, ठीक है। मन परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में O2 व CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्ज्य पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में पहुंचाने तथा लाए जाने वाले तंत्र को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, तो मनुष्य में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा उत्सर्ज्य पदार्थ है, और इस उत्सर्ज्य पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया, उनको लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो O2 व CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है, रुधिर आंतरंगों के आसपास पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है, जैसे झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो यानी रुधिर जो खुला परिसंचरण तंत्र है, उसमें कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की वाहिनियों में रक्त नहीं बहता है, ठीक है, रक्त नहीं बहता है, बल्कि ये आसपास पाया जाता है, ठीक है, आसपास यानी कि उसके आसपास पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र, रुधिर महीन लचली धमनियों एवं सिराओं में बहता है, ठीक है, यानी कि जो धमनियां हैं, ठीक है, उनमें बहता है, रुधिर हृदय में विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है, इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें कौन सा तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ब्लड जो है वो अंदर बह रहा है, और अंदर बहने के कारण जो हमारी यहाँ पे धमनियां है, उनमें यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक करने का काम, विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है, ठीक है। जो रक्त है वो हृदय से लेकर विभिन्न अंगों को तक क्या करता है, पंप करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है रक्त, ठीक है, और उन्हें पंप करने का काम करता है। तो मनुष्य में यहाँ पे बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्रित करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। रुधिर वाहिकाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो हमने यहाँ पे एक धमनी के बारे में पढ़ा था। तो धमनी क्या होती है, ध्यान से सुनो। ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं होती हैं। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। तो यानी कि जो हमारा रक्त है, जो भी हमारा बिल्कुल शुद्ध रक्त है, उसको हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है धमनी। तो धमनी में क्या होता है, जो भी हमारा शुद्ध रुधिर रक्त है उसको हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। इनमें वाल्व अनुपस्थित होता है, इसमें रुधिरों को बहाव तीव्र गति के साथ होता है। तो धमनी के अंदर यहाँ पे जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो तीव्र गति के साथ प्रभावित होता है, तीव्र गति के साथ यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। सीधा क्या है, ये पतली और दृढ़ दीवार वाली सक्रिय नलिकाएं होती है। कैसी होती है, सक्रिय नलिकाएं होती है। ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों में हृदय में लाती है। यानी शिराएं क्या करती है, शिराओं को क्या कार्य माना जाता है, जो हमारा अशुद्ध रक्त है उसको शरीर के अंगों से लेकर हृदय में लाती है, शरीर के अंगों से हृदय में लाती है। और जबकि धीरे यहाँ पे धमनी क्या करती है, हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है शुद्ध रक्त को। और शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त को शरीर के अंगों से किस में लाती है, हृदय में लाती है। इनमें वाल्व उपस्थित होते हैं, रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शिराओं में रुधिर का जो बहाव है सामान्य व धीरे धीरे होता है, जबकि धमनी में तीव्र गति के साथ में होता है। कोशिकाएं, किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिनिकाएं बनाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर, ठीक है, धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिनिकाएं बनाती है, जिन्हें यहाँ पे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका एक मोटी कोशिका होती है जिसमें इनसे होकर उत्तकों में गैस व अन्य पदार्थ का विनिमय सरलता से हो सके। तो कोशिका का क्या कार्य माना जाता है, जो हमारे गैस हैं उनका अन्य पदार्थ का विनिमय सरलता से हो सके। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स रक्तदाब के।
तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनकी भित्तियों के विरुद्ध, उनकी दीवारों के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे यहाँ पे रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब क्या होता है? जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं उनके द्वारा जो दाब उत्पन्न होगा, उनकी दीवारों के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है, उसे यहाँ पे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तीव्र गति से होता है, और सिराओं में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होता है। ठीक है, तो जो धमनी है उनमें तीव्र गति के साथ होगा, जिनमें तीव्र गति के साथ होगा उनमें यहाँ पे रक्त दाब क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो दाब जो है, रक्त दाब है, वो सिराओं की अपेक्षा धमनियों में क्या होता है? अधिक होता है। रक्तदाब का सबसे पहला परीक्षण स्टेफनी हेल्स ने घोड़ों पर किया था। तो रक्तदाब का सबसे पहला परीक्षण किसने किया था? स्टेफनी हेल्स ने। किस पर किया था? घोड़ों पर किया था। रक्तदाब के प्रकार, तो एक तो प्रकुंचन दाब होता है। प्रकुंचन दाब क्या होता है? हृदय के संकुचन में, हृदय के सिकुड़ने से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है, इसके प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो प्रकुंचन दाब क्या है? हृदय के संकुचन से, हृदय के सिकुड़ने से, जैसे हमारा जो हृदय है जिसे क्या बोलते हैं? दिल, तो इसके सिकुड़ने से जो दाब उत्पन्न हुआ, तो दाब उत्पन्न होने के कारण धमनी में क्या होता है? रक्त बहता है, और इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा होता है। तो सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm होता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे अनुशीतलन दाब। तो हृदय में शीतलन के कारण धमनी में रक्त दाब कम हो जाता है, उन्हें यहाँ पे अनुशीतलन दाब कहा जाता है। सो शीतलन के कारण जो धमनी में रक्त दाब कम हुआ है उसे यहाँ पे अनुशीतलन दाब कहते हैं। अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड जो प्रकुंचन दाब है वो 120 mm होता है। अब बात करते हैं पादपों में परिवहन, यानी पेड़ पौधों में जो परिवहन वो कैसे होता है। तो पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पदार्थ लेते हैं, फिर भी इन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहो, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनके खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि निर्माण के लिए होती है। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा में, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो मिट्टी में ये जो पदार्थ है ना, मिट्टी में आपने देखा होगा, मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, लोहा आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सभी अनेक रासायनिक तत्व हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पदार्थ जो है पौधों की जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो पादपों में सिर्फ जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो परिवहन होता है, गैसों का जो परिवहन होता है वो CO2 गैस और इसकी उपस्थिति में नहीं होता है, बल्कि नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस, लोहा, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसके द्वारा भी होता है। वो कहाँ से मिलते हैं ये सभी तत्व? मिट्टी में जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं ये सभी तत्व। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सभी जो तत्व है मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो मिट्टी में पौधों की जड़ें हुई है, जड़ें हैं, तो जड़ों के द्वारा ये सभी तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, पादप परिवहन तंत्र यानी पेड़ पौधों में परिवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल तत्वों से मिलकर बना होता है। एक तो फ्रेंड्स जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या है? यह उत्तक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों के पौधों के विभिन्न भागों जैसे तला, पत्तियां एवं पुष्पों आदि में पहुंचता है। तो जाइलम क्या है? उत्तक जड़ तंत्रों द्वारा, यानी कि जड़ तंत्रों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, और कहां पर पहुंचाना? पत्तियों एवं पुष्पों में। ठीक है, तो जाइलम क्या है? जो भी पेड़ पौधा है, जैसे मान के चलो ये क्या है? एक पेड़ है, इस पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो किसमें है? मिट्टी में धसी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये जो मिट्टी में जो जड़ें हैं, इन जड़ों के द्वारा जल और कुछ खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, आयरन, ये सभी जो तत्व है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में और तलियों में, पुष्पों में आदि में पहुंचता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे जाइलम की प्रक्रिया कहते हैं। फ्लोएम क्या है? यह उन अनेक तंत्रों पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधों के विभिन्न भागों में, जड़ों में करता है। तो यहाँ से जो पत्तियों में गया है उन निर्मित खाद्य पदार्थ को क्या होता है? स्थानांतरण होता है, और वो पौधों के विभिन्न भागों में, जड़ों में करता है। जल का परिवहन, मिट्टी से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मिट्टी से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम तथा मिट्टी जल के बीच आयन संधारण में अंतर होने के कारण जल मूल रोमों में प्रवेश करती है। यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं से विस्तृत होता हुआ जड़ के जाइलम उत्तक तक पहुंचता है। ठीक है, भोजन तथा दूसरे पदार्थ को स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, और यह वहन फ्लोएम नामक उत्तक तंत्र द्वारा होता है। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को परिवहन करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों को स्थानांतरण उत्तक की सहायता से, कोशिका की सहायता से चालने नलिका की होता, यानी कि ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, यानी भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं उत्सर्जन। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर में, जो हमारा मानव शरीर में, उसमें होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाएं, जो भी उपापचयी क्रियाएं उत्पन्न हुई है, उन उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य, जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। मानव में उत्सर्जन, उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन अंग कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या है? वक्र होते हैं, मूत्र वाहिनियां होती है, मूत्राशय होते हैं, मूत्रमार्ग होता है। ये सभी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? उत्सर्जन तंत्र के उपस्थित प्रमुख भाग माने जाते हैं। पहला है वक्र, दूसरा है मूत्रवाहिनियां, तीसरा है मूत्राशय, चौथा है मूत्रमार्ग। वक्र क्या है? मनुष्य में एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। ये दोनों वक्र उदर में कसरेंद्र दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी कि आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ वक्र को। ये यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है। जब क्लास ली थी हमने हमारे स्कूल में, तो ये मैंने डायग्राम बनाया था। ये आपका क्या है फ्रेंड्स? उत्सर्जन तंत्र है। इस उत्सर्जन तंत्र में आपको यहाँ पे ये दोनों साइड और दिख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है? वक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वक्र कहलाते हैं। और ये आपको जो यहाँ पे साइड में जो नलिकाएं दिख रही है, ठीक है, मैं इसे और जूम कर देता हूँ। ये साइड में जो नलिकाएं हैं, ये यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? मूत्रवाहिनियां हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होता है? मूत्राशय होता है, फिर मूत्रमार्ग होता है और मूत्ररंध्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। तो यहाँ पे जो दाएं बाएं और दाएं और जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है? हमारे वक्र है। और एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं, जो दो कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझ लेते हैं क्या है ये। तो मनुष्य में एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। ठीक है, यह दोनों वक्र पेट के कसरेंद्र दंड के दोनों ओर स्थित में वक्र गहरे भूरे रंग एवं सेम के बीच के आकृति के होते हैं। यानी बीज के जो आकार है उसके आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है। जिनके मध्य में छोटा सा गड्ढा होता है। गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वक्र धमनी प्रवेश करती है और वक्र सीरा एवं मूत्रवाहिनी द्वारा बाहर निकलती है। जैसे यहाँ से देखो, इस तरीके से यहाँ पे बाहर निकल रही है ना, वो यहाँ पे क्या है? यह हाइलम कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मूत्रवाहिनी। ये वक्र से निकलकर मूत्राशय तक जाती है। यानी कि वक्र से निकलते हुए किसमें जाती है? मूत्राशय तक। यानी कि जो एक जोड़ी वक्र होते हैं, उनसे निकलते हुए कहाँ तक जा रही है फ्रेंड्स? मूत्राशय तक जाती है। इनकी भित्ति मोटी होती है तथा गुहा सक्रिय होती है, तथा इनकी भित्ति में कर्मानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मूत्राशय के बारे में। यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनी आकर खुलती है, वैसे मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचाशय कहा जाता है। मूत्राशय में क्या है? यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनी आकर खुलती है, वैसे मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचाशय कहा जाता है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय का पार्श्व छोर संग्रह एवं पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन में क्रिया मूत्रण कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विक्राणु या नेफ्रॉन। प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती है। यानी कि जो एक जोड़ी वक्र पाया जाता है, उसमें लगभग एक वक्र में कितने? 10 लाख बहुत ही सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें यहाँ पे वक्र नलिकाएं अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। तो वक्राणु या नेफ्रॉन या वक्र नलिकाएं किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उन सूक्ष्म नलिकाओं को यहाँ पे नेफ्रॉन या वक्र नलिकाएं कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभ विभाग एक प्याले के समान होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। ठीक है, बोमन संपुट के प्याले नुमा खांचे में रक्त की नलिया गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोगे कलश एवं बोमन संपुट को मिलाकर मेलपिगी कोष कहते हैं। मेलपिगी कोष क्या है? जो यहाँ पे फ्रेंड्स प्याले नुमा खांचे में रक्त की जो नलियों का गुच्छा होता है, उन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इन ग्लोगे कलश एवं बोमन संपुट को मिलाकर मेलपिगी कोष कहा जाता है। अब बात करते हैं कृत्रिम वक्र के बारे में। उत्तरजीविता के लिए वक्र जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वक्र में सीमित रुधिर प्रवाह वक्र की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विशेष विषैले अपशिष्ट को संचित करता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। ठीक है, पेड़ पौधों में उत्सर्जन।
मनुष्य में तो सृजन देख लिया, जिसमें एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं, मूत्रमार्ग होता है, मूत्रवाहिनी होती है। पेड़ पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? तो पादप में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद ऑक्सीजन तथा CO2 है, ठीक है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिन्हें क्रमशः श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जित किया जाता है। पादपों के बहुत से उत्तकों से मृत कोशिकाओं पाई जाती है। कुछ अवशिष्ट उत्पादों जैसे रेंजिन, गोंद आदि पुराने जाइलम से संचित करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 3 था, जो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे आपको कम्प्लीटली वन शॉट में क्लियर करवा दिया है। ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।